So, hello everyone, once again a very good morning to you. Welcome to our chemistry class जिसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें हम लोग जानेंगे एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में और एटम्स के अंदर अंदर जो चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। क्लास 9th में हम लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। कई सारे मॉडल्स के बारे में जाने थे, वो मॉडल्स यहाँ पर वापस से डिस्कस होंगे और कुछ नई चीजें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 पेजेस का है, तो लगभग हमें हफ्ते भर लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश हमारी पूरी रहेगी। अपना भी कंसंट्रेशन बना के रखिएगा जिससे कि मजेदार तरीके से चैप्टर हो सके। चल भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है, वो जो पहला मेन टॉपिक है उसी को कवर करने का है। पहला मेन टॉपिक जो अपने पास है वो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये चीजें देखना है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं के बारे में आज का डिस्कशन रहेगा। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने प्यारे से चैप्टर। फोटो छोटी किया हूं ना भाई, हाँ, अपने प्यारे से चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। Existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter. According to them, the continued subdivisions of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible. ठीक है, पहले के लोगों का मानना था, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनका क्या मानना था कि एटम एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो which means uncutable और नॉन डिविजिबल। एटम वर्ड जो है वो किस दो वर्ड से आया है? एटोमियो, एटोमियो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या नॉन डिविजिबल। These earlier ideas were mere speculation and there was no way to test them experimentally. ये सिर्फ क्या था? एक अंदाजा लगाया गया था। स्पेकुलेशन मीन्स अंदाजा लगाया गया था, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। These ideas remained dormant for a very long time and were revived again by scientists in the 19th century. तो इनको क्या किया है? डॉर्मेंट लिस्ट में डाल दिया गया। डॉर्मेंट मतलब होता है ठीक है, मान लिया गया, ठीक है, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। लेकिन 19th सेंचुरी पर उसको वापस से रिवाइव किया गया कि क्या आखिर क्या हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, एंसेस्टर्स लोगों ने बताया है एटम्स के बारे में। The atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton. John Dalton का नाम सुने होंगे, कई सारे postulates ये दिए थे। A British school teacher in 1808, his theory called Dalton's atomic theory regarded the atom as the ultimate particle of matter. इन्होंने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने एटम को अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर माना था। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition, and law of multiple proportion very successfully. I hope so क्लास 10th में भी ये था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये तीन चार चीजें थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको आपने आपने ये तुमको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी क्लास 10th में, ठीक है? नहीं तो जाकर के बुक से इसको छांटो और अपनी कॉपी में आज लिखना। ये तीनों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट
कंपोजिशन क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है. However, it failed to explain the results of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, get electrically charged. तो इनके ये जो लॉज वगैरह आए थे काफी फेमस हुए, लेकिन इनकी थ्योरी बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब हुई. जैसे कि जैसे कि ग्लास और इबोनाइट को सिल्क या फर के क्लॉथ पे रगड़ने पर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो इनकी थ्योरी ये एक्सप्लेन करने पे अनसक्सेसफुल रही. In this unit, we start with the experimental observation made by scientists towards the end of 19th and beginning of 20th centuries. इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में हुए हैं. These establish that atoms are made of subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons. और इस एटॉमिक थ्योरीज जो लेट 90 और अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ है, इसी से हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्टेंस में आया. अ कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन. डाल्टन के कॉन्सेप्ट से काफी अलग. डाल्टन का मानना था एटम्स एक ऐसी यूनिट है जिसको हम फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, अनकटेबल है. ठीक है, लेकिन उसके तीन पार्ट हम लोगों ने निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इसका मतलब वो डिविजिबल है. ठीक है भाई. तो इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं. आगे 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 बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ो. आगे. बड़ी ही खतरनाक. डिस्कवरी ऑफ subatomic particles. An insight into the structure of atom was obtained from the experiments on electrical discharge through gases. Before we discuss these results, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particles. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. ठीक है, कह रहे हैं डिस्कवरी के पहले इन सब चीजों को, चार्ज पार्टिकल्स को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान जाएं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बाहर दूर भगाते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, समझ में आ गया. यहाँ पर एक सेटअप बनाया गया है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, और नीचे की तरफ बना है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड. ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, अब हो रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन 1830 माइकल फैराडे शोड दैट, देखो ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री है. ठीक है, और हिस्ट्री थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग होती है, बस हमें कहानी पढ़नी है और इनसे जो भी कंक्लूजन निकल के आया है उसको दिमाग में रख लेना है, रट लेना है, समझ लेना है. ठीक है. इन 1830 माइकल फैराडे showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrodes which results in the liberation and deposition of matter at the electrodes. कह रहे हैं 1830 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी को एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से पास कराया था, जैसा कि क्लास 10 में हम लोगों ने किया था, इलेक्ट्रोलिसिस किया था ना. तो उसमें क्या हो रहा था कि कुछ चीज लिबरेट हो रही थी, कोई गैस लिबरेट हो रही थी, और कुछ चीज डिपॉजिट हो रही थी किसी न किसी हमारे इलेक्ट्रोड में, या तो एनोड पे या तो कैथोड पर. ठीक है, याद करो वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम लोग कर रहे थे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हो रहा था. ठीक है. He formulated certain laws which you will study in class 12. These results suggested the particulate nature of electricity. तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के नेचर को क्या करी, डिस्कस की. In mid-1850s, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube. ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो अभी तुम्हें पिक्चर दिखाए थे, इसका एक्सपेरिमेंट किया है हमारे फैराडे साहब. It is depicted in figure 2.1. A cathode ray tube is made of glass containing two thin pieces of metal called electrodes sealed in it. कैथोड रे ट्यूब बनाई कैसे गई, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको लिख लेना. कैथोड रे ट्यूब कैसे बनाई गई है, तो ये ग्लास
ग्लास के जैसे है, और इसमें टू थिन पीसेस ऑफ मेटल लगे हुए हैं जो कि उसके अंदर सील्ड है। टू थिन पीसेस ऑफ मेटल जिसको हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। अरे भाई, जो माइनस प्लस यहाँ पे दिया है ना, वही है ये। एक मेटल प्लेट यहाँ लगा दी, एक मेटल प्लेट यहाँ लगा दी, और ये क्या है, ग्लास की ट्यूब है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बन गई है। ठीक है। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेजेस। वोल्टेज हाई होना है और प्रेशर लो होना है, ध्यान रखना, इसी पर डिपेंडेंट है। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ ग्लास ट्यूब। कह रहे हैं प्रेशर को हम एडजस्ट कर देते हैं, जो एक वहां पे इवैक्यूएशन है, एक जो मतलब गैप है, छेद है, उससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current start flowing through a stream of particles moving in the tube from the negative electrodes to the positive electrode anode. These were called cathode rays or cathode ray particles. कह रहे हैं जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में, और हमें कैथोड रेज दिखाई देगी। इसी को हम लोग कैथोड रेज या फिर क्या कह रहे हैं, कैथोड रे पार्टिकल्स। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide। देखो ध्यान से सुनो भाई साहब, हो रहा है क्या कि हमारे कैथोड से एनोड की तरफ ये रेज पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। कैथोड मींस नेगेटिव, एनोड मींस पॉजिटिव। निगेटिव मेटल से, जो हम मेटल लिए हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एनोड में एनोड एनोड में होल करके हम लोगों ने फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, इसको जो जिंक सल्फाइड होता है, इसको हम वहां पे डिपॉजिट कर दिए हैं। ठीक है। when these rays after passing through anode striking the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। तो क्या हो रहा है, वहां पर हम लोगों ने होल करके उस एनोड पर होल करके ये जिंक सल्फाइड का जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाया हुआ है, जब इस पर इलेक्ट्रिसिटी आकर के टकरा रही है, तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है, वो जल रहा है, एकदम चमक रहा है। ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो, चमक रहा है ना। The results of this experiment are summarized below. The cathode rays start from cathode and move towards the एनोड। जो कैथोड रे है हमारी, वो कैथोड से चलती है, कैथोड से, और एनोड की तरफ जाती है, पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent or phosphorescent, which glow when hit by them। तो भाई साहब क्या हो रहा है कि इसको कैथोड रेज को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम कोई फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड है, उसको हम एनोड के पास लगा दें, जिससे वो चमक जाएगा, तो हमें पता चलेगा हाँ, यहाँ पे कैथोड रे काम कर रही है। Television picture tubes are cathode ray tubes, and television pictures result due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorescent material। जो हमारी टीवीज होती हैं, उसमें इस कैथोड रे का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें चमक दिखाई देती है, ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। अब आजकल के टीवी में तो एलईडी टीवीज होती हैं, उतने अच्छे तरीके से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जो पहले की टीवी होती थी, उसमें इसको हम लोग काफी अच्छे तरीके, जब टीवी टूट जाती थी, पीछे का हिस्सा हट जाता था, बड़ी से मोटी सी टीवी होती थी, पीछे का हिस्सा हट जाता, तो वो दिखाई देता था कि वहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। गूगल पे सर्च करना, डैमेज्ड ओल्ड टीवी, डैमेज्ड ओल्ड टीवी करके सर्च करना, तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है। आगे चलो भाई, और क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने।
इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यदि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही गायब रहेगी, उसके एब्सेंस में हम काम करेंगे, तो ये रे क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस रहेगी तो कैथोड रेज का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के जैसे। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं उस तरीके से कैथोड रेज बिहेव करेगी। ध्यान सुनो, कैथोड रेज अगर अब्सेंस में है, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो सिंपली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है, तब वो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के जैसे बिहेव करेगी, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे ये सिद्ध होता है जो हमारे कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से क्या है, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, देखो जो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको शॉर्ट पॉइंट में लिख लेना कि हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, क्या उसका कंक्लूजन निकला। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द, कैथोड रेज जो है वो हमारी किस पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो इलेक्ट्रोड किस मेटल का है, किस मटेरियल का है, इस पर डिपेंड नहीं हो रही है कैथोड रे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स और जो भी गैसेस अंदर प्रेजेंट हैं उस कैथोड रे ट्यूब में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। थस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। यहां से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज कर ली। तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज कहां से हुई, तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना और जो भी हम लोगों ने रिजल्ट्स इस एक्सपेरिमेंट से निकाला है उसको भी अपनी कॉपी में लिख लेना। अगला चलते हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर हम चार्ज रखेंगे, नीचे हम मास रखेंगे और एक रेशियो निकालेंगे। In 1897, British physicist J. J. Thomson measured the ratio of electrical charge to the mass of electron Me by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of the electrons। ठीक है, तो यहाँ पर जे जे थॉमसन जी आते हैं। जे जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जो कैथोड रे है इसके परपेंडिकुलर रख करके चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। When only electric field is applied, the electron deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A। कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैथोड रेज पर अप्लाई किए, कैथोड रे पर अप्लाई किए, तो हमारी कैथोड रे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके वो डेविएट होकर के पॉइंट ए पे चले गए। मतलब कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है, कैथोड रे जा रहे, तो पॉइंट ए पे यहां पर चली गई। ठीक है, ये बात। सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। अगर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर चला गया ए और मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे चला गया सी। By carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point P। और दोनों को मैनेज करके, दोनों को सेम स्ट्रेंथ की रख करके जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो ये अपने पाथ को डेविएट नहीं करी और सीधे सीधे जाकर के बी पॉइंट पर क्या करी, टिक कर गई। ठीक है, ये देखो यहां से कैथोड से एनोड, कैथोड रे जा रही है, जा रही है, जा रही है और यहाँ पर हम लोगों ने यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो ये कैथोड रे इस पाथ पर डेविएट हो जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो सी पे चली जा रही है। ये दोनों को बैलेंस हमने किया है सेम स्ट्रेंथ का, तो बी पॉइंट पर यहाँ पर जा रही है। यही सिंपल सी बात है, कह रहे हैं भाई। थॉमसन argued that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electric or magnetic field depends upon। अब किस पर डिपेंड कर रही है, जो डेविएशन इसका हो रहा है अपने पाथ से, पाथ पर किस पे डिपेंड कर रही है,
The magnitude of the negative charge on the particle, greater the magnitude of the charge of the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field, and thus greater is the deflection. कह रहे हैं कि जो हमारा चार्ज वो आ रहा है ना, कैथोड रे आ रहा है, इसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के जितने ज्यादा निगेटिव चार्ज होंगे, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा डेविएशन होने के चांसेस हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आए। ठीक है, मतलब ये भी तो हो रहा है ना, जो हमारी कैथोड रे आ रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट हैं, वो उसके पास कितने चार्ज हैं, उसके पास जितने चार्ज होंगे उतने ही ज्यादा डेविएशन के चांसेस हैं। द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल, ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। जो ज्यादा कमजोर होता है उसको ज्यादा डिफ्लेक्ट किया जाता है, जो पतला दुबला एकदम, ठीक है, बेजान सा होता है, उस पर ज्यादा दबाव बनाया जाता है। उसी तरीके से अगर हमारा जो कैथोड रे के पार्टिकल्स हैं यदि वो लाइटर हुए तो उसमें ज्यादा हमें डेविएशन, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तीसरा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिखना भाई साहब, ये नहीं कि कहानी सुन रहे हो उसके बाद भूल जाओ, इसको सब लिख लेना। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा, जितने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ज्यादा ही है सब कुछ। ठीक है, कुछ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। by carrying out by carrying out ec- by carrying out accurate measurements on the amount of deflection observed by the electrons on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो वो कितना आया है 1.758820 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 11 कूलॉम पर किलोग्राम। कूलॉम पर किलोग्राम, कूलॉम चार्ज की यूनिट होती है और किलोग्राम हमारे मास की यूनिट होती है। वेयर ME is the mass of the electron in kg and E is the magnitude of the charge on the electron in coulomb, जिसमें E हमारा क्या है, ये लिख लेना, इसका रेशियो कितना होता है। Me हमारा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि लगभग नेग्लिजिबल होता है, और E क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड होती है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, उसका मास बहुत ही कम होता है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E। ठीक है, अब सेकंड लास्ट टॉपिक आज आते हैं हम लोग, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आखिर कितना होता है, इसको सब याद कर लेना कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू क्या होती है। आर ए मिलिकान 1868 टू 1953 डिवाइस्ड अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकान ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कौन से एक्सपेरिमेंट से हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वो डिड्यूस हुआ, वो डिफाइन हुआ, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया, मिल्कमैन ने। मिल्कमैन आते हैं ना दूध देने वाले, ठीक है, उन्हीं के भाई कौन है, आर ए मिल्कमैन। आर ए मिल्कमैन, ठीक है, याद कर लेना इसको। ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स टू बी -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतने चार्ज होते हैं, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज -1.60217 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम। ली कितनी जाती है, तो -1.6, बस इतनी। The mass of electron Me was determined by, mass of electron determined by combining these results with Thomson's value of E upon Me ratio। E हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E अपॉन Me में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me होता है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किए हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना आ गया, 9.1094 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। याद कर लेना, ज्यादा यूज होता नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग लगभग नेग्लिजिबल लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करें 10 टू पावर -31 है, मतलब इधर पॉइंट 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 0000 काफी होंगे। ठीक है, ये 9 भले तुमको दिख रहा है, लेकिन ये 10 टू पावर -31 को
यदि हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो ये आगे कई सारे जीरो लगेंगे, तब फिर आगे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 किलोग्राम होता है। लिख लेना इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, अब आता है लास्ट अपना टॉपिक आज का, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। छोटा सा टॉपिक। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हम लोगों ने देखा कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसमें हम लोगों ने कैथोड रे ट्यूब में हम लोगों ने कैनाल, जो कैथोड रे है, कैथोड रेज निकल रहे हैं उसको हम कैनाल रेज भी कह सकते हैं। उसमें क्या कंसिस्ट था, इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहे हैं उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। उसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को भी ये लोग प्यार से प्रोटॉन कह देंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर लिस्टेड बिलो। मतलब वो कैथोड रे ट्यूब में जो कैथोड रेज निकल रही है उसके उसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स भी देखने को मिल रहे हैं। Unlike cathode rays, mass of positively charged particle depends upon the nature of gas present in the cathode ray tube. देखो कैथोड रेज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, वो किस पर डिपेंड नहीं हो रहे थे, वो डिपेंड नहीं हो रहे थे जो एनो वो लगाए जा रहे थे कैथोड और एनोड के मटेरियल, और जो अंदर उसके गैस है उस पर डिपेंड नहीं हो रहे थे। लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उस रेज में, वो उस गैस पर डिपेंड करेंगे कि उस ट्यूब में गैस कौन सी है। ठीक है, उसकी वैल्यू उस गैस पर डिपेंड करेगी। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस कह रहे हैं, प्रोटॉन। The charges to mass ratio of the particle depend on the gas from which these originate। ये किस गैस से ओरिजिनेट हो रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, जैसा कि तुम्हें बताया, जो हमारी वो ट्यूब है उसमें कौन सी गैस भरी जा रही है उस पर डिपेंडेंट हैं ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनके पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास तो तुम्हारा सिंगल -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का चार्ज आ गया, इसके पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to that observed for electron और कैथोड रेज। इसके जो बिहेवियर होंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के हमारे बिहेवियर रहेंगे, वो जस्ट अपोजिट होंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट होंगे। तो जैसे उसमें डेविएशन हो रहा था तो उसका अपोजिट डेविएशन हमारे प्रोटॉन के साथ होगा। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन was obtained from hydrogen and was called proton। तो हाइड्रोजन गैस से जो भी लीस्ट, लाइटिएस्ट और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन निकाले गए, ऑब्टेन किए गए, उसको हम लोग प्रोटॉन के नाम से जाना है। मतलब उस ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी थी तब हमें प्रोटॉन मिला। ठीक है, this positively charged particle was characterized in 1919। Later, a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of atom। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव आयन मिल गया, निगेटिव आयन मिल गया, हमें प्रोटॉन मिल गया, हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब हमें जरूरत थी कि ऐसा भी एटम का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट हो जो कि न्यूट्रल हो। These particles were discovered by Chadwick। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की भाई साहब, चैडविक ने की। by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles। बेरिलियम की एक थिन शीट थी जिस पर अल्फा पार्टिकल्स की इन्होंने क्या की, बम्बार्डिंग की। when electrically neutral particle having a mass slightly greater than that of proton were emitted। इस पर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स, मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं था और इसका मास जो था वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा था। प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा इसका मास था। ध्यान रखना, प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा मास है किसका, हमारे न्यूट्रॉन का। ठीक, और उस पर कोई चार्ज नहीं है। He named these particles as neutron। The important properties of all the fundamental particles are given in table 2.1। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल 2.1 थोड़ा सा देख लेना, टेबल 2.1 यहीं कहीं बना। हाँ, बना।
हाँ, ये टेबल 2.1 बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई है। चार्ज कितने हैं? तो एब्सोल्यूट चार्ज ये है प्रोटॉन का 1.6। रिलेटिव चार्ज, मास क्या है? मास पर यूनिट, अप्रॉक्स मास पर यूनिट। ठीक है, न्यूट्रॉन का एन होता है, चार्ज जीरो होता है, रिलेटिव चार्ज जीरो होता है, मास 1.67 लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। जैसे तुमको बताया, न्यूट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के मिला करके न्यूट्रॉन का मास होता है। ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी भाई साहब हमने पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार रीडिंग जरूर कर लेना जितना पढ़ाया हुआ हूँ, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो दिक्कत बनती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो शाम को जरूर पूछ लो कि इसमें यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी हमको लग रही है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। और ध्यान रखना, रीडिंग प्लस क्या क्या काम है सुन लो। रीडिंग कर लेना, प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कैसे कैसे की, प्रोटॉन की किसने की, फिर न्यूट्रॉन की किसने की, कैसे की, इसको अच्छे से पॉइंट्स वाइज लिख लेना। ठीक है, और फिर मैथ्स में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी देख लेना कौन कौन से तुम्हें आ रहा है, और उसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से कर लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।